गुड मॉर्निंग बच्चा। आज हम पढ़ेंगे नूतन सरल हिंदी माला, हिंदी फर्स्ट, ये आप सबको पता है। पाठ 10 जिंदगी कैसे चलेगी, कि हमारी जो ज़िंदगी है वो कैसे चलेगी। और ये कविता जो है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले बच्चों हम द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जो है इस कविता के कवि हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कि वो कौन है, क्या थे। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को आगरा के रोहता नामक स्थान पर हुआ था। इनका संपूर्ण जीवन शिक्षा और कविता के क्षेत्र में समर्पित रहा। इन्होंने ये उत्तर प्रदेश के सचिव भी रहे थे और साथ ही शिक्षा के प्रसार और शिक्षा को किस प्रकार से बेहतर बनाया जाए उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी बाल साहित्य पर, जिसमें से मैं 1-2 के नाम आपको बता देती हूँ। हम सब सुमन एक उपवन के, दूसरी थी वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तो ये इनकी सुप्रसिद्ध रचनाओं में से थी। बच्चों का कवि सम्मेलन प्रारंभ करने का श्रेय भी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी को जाता है। तो हम बच्चों आज जो पढ़ने जा रहे हैं ये भी द्वारिका प्रसाद द्वारा रचित कविता है कि ज़िंदगी कैसे चलेगी, हमारी जो ये ज़िंदगी है ये कैसे चलेगी। तो इस कविता में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने हमें वृक्षों के महत्व के बारे में बताया है कि वृक्ष जो है वो हमारे जीवन के आधार हैं। ये हमें सांस लेने के लिए प्राणवायु देते हैं और वातावरण से विषैली गैसों को सोख लेते हैं। जो विषैली गैसें होती हैं, जो दूषित वातावरण होता है, उसको अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में सोख लेते हैं और ऑक्सीजन के रूप में ये शुद्ध वायु हमें देते हैं। फिर भी स्वार्थी मनुष्य जो है वो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते जा रहा है। मतलब वो स्वयं ही अपने लिए एक संकट पैदा कर रहा है कि वो अंधा होकर पेड़ों को लगातार काटे जा रहा है। और ये तो आप सबको पता है बच्चों कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में, पौराणिक साहित्य में भी पेड़ पौधों की महिमा का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। इनकी अद्भुत महिमा बताई गई हैं। आयुर्वेद में भी जो अधिकांश औषधियाँ हमें प्राप्त होती है वो पेड़ पौधों से ही होती हैं। अब हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वो सबसे पहले कहाँ बसी थी? नदी तट पर, नदी के तटों पर या फिर वन प्रांतों में ही हमारी प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ था। ये सभी इस बात का प्रमाण है कि वृक्ष जो है ये हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं। क्या इनके बिना पृथ्वी पर मानव जीवन संभव हो सकता है? नहीं, इनके बिना पृथ्वी पर मानव जीवन संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम पेड़ों के जो कविता है, जो हम इसी के समकक्ष जो ज़िंदगी कैसे चलेगी कविता में जो पेड़ों का महत्व बताया गया है उसी के समकक्ष हम दूसरी कविता का सहस्वर वाचन करते हैं। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार। आओ मिलकर कसम खाएं, अपनी धरती हरित बनाएं। आओ मिलकर कसम खाएं, अपनी धरती हरित बनाएं। धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। पेड़ पौधों को पानी दे, जीवन की यही निशानी दे। आओ पेड़ लगाएं हम, पेड़ लगाकर जग महकाकर जीवन सुखी बनाएं हम। आओ पेड़ लगाएं हम। तो धरती भी हमसे क्या चाहती है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं।
और जहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ होते हैं, जहाँ हरियाली होती है, वहाँ पर बारिश भी अधिक होती है। ये तो हमें पता है कि बारिश वहीं अधिक होगी जहाँ पर पेड़ पौधे वन अधिक होंगे। कुछ जो शायर हैं उन्होंने पेड़ों पर अपनी शायरियाँ भी लिखी है, तो उनमें से एक शायरी मैं आपको सुनाना चाहूँगी। मानव ने अपनी खुशियों को मार दिया जब उसने कुल्हाड़ी से पेड़ काट दिया। क्या कह रहा वो शायर कि मानव ने अपनी खुशियों को कब मारा? जब उसने पेड़ पर कुल्हाड़ी चला दी। तो पेड़ हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवन प्रदान करता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन उत्पादन CO2 का उपभोग का स्रोत है। CO2 का उपभोग का ये स्रोत है। प्रकृति की तरफ से धरती पर मानवता को दिया गया ये एक अनमोल उपहार है। प्रकृति ने धरती को ये एक अनमोल उपहार दिया है, जिनका हमें आभारी होना चाहिए। इसके लिए हमें, सही बात है ना, प्रकृति का हमें आभारी होना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना अनमोल उपहार धरती पर दिया है, तथा इसको सम्मान देने के साथ ही मानवता की भलाई के लिए संरक्षित करना चाहिए। पेड़ों को लगाने के साथ ही हमें इनको लगाकर छोड़ना नहीं है। इनकी सुरक्षा का जो दायित्व होता है वो भी हमारा ही है। हमें पेड़ों की रक्षा करनी है, उनको हर समय उनकी देखभाल करनी होती है। पेड़ हमारे जीवन का अस्तित्व है, हमारे जीवन का आधार है कि पेड़ों के बिना धरती पर हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस पृथ्वी पर पेड़ों के बिना हमारा कोई जीवन होगा, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब कल्पना करना भी एक तरह से असंभव है। ये धरती पर अमूल्य संपदा के समान है। हमारी धरती पर पेड़ जो है ये धरती पर अमूल्य संपदा जिसका कोई मोल नहीं है, उसके समान है। पेड़ों के कारण ही मनुष्य अपनी आधारभूत मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन प्राप्त करते हैं। बच्चों, यदि पेड़ नहीं हो तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, और आज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। बारिश के मौसम में बारिश नहीं होती है, सर्दी के समय पूरी सर्दी नहीं पड़ती है। जब ये मौसम निकलने के बाद, सर्दी का मौसम निकलेगा उसके बाद सर्दी शुरू होगी, बारिश निकलने के बाद बारिश शुरू होगी, गर्मी निकलने के बाद गर्मी पड़ेगी। तो ये मौसम का संतुलन क्यों बिगड़ रहा? प्रकृति को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए जब जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तब तब प्रकृति हमें उसकी सज़ा ज़रूर देगी। आज हम देख रहे हैं कि हमने प्रकृति को किस तरह से पॉलीथीन में लपेट दिया था, प्लास्टिक की थैलियों में हमने अपनी प्रकृति को लपेट दिया था। आज वही प्रकृति मनुष्य को उसने पॉलीथीन में लपेट दिया। आज कोरोना महामारी ऐसी आई है जिसमें मनुष्य स्वयं को बचाने के लिए, उसे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने को स्वयं को ढकना पड़ा है, क्योंकि उनके जो सेफ्टी जो कपड़े हैं वो क्या है, पॉलीथीन के बने हुए, जिससे वो अपना खुद का बचाव कर रहा है। तो जिस तरह से हमने जो प्रकृति के साथ किया है, प्रकृति उसका उल्टा हमें वापस वैसा ही लौटा रही है। सब और तबाही मच गई है। इस महामारी को देखते हुए हमारे चारों तरफ एक तबाही मच गई है। आजकल मनुष्य विकास के नाम पर क्या कर रहा है, वनों को नष्ट करते जा रहा है, और वनों को नष्ट करके वहाँ पर नई नई कॉलोनियाँ बना रहे हैं। आज हम खुद देखते हैं कि हमारे भीलवाड़ा में आसपास जितने भी वन थे वो सब काट दिए गए हैं, और वहाँ पर क्या कॉलोनियाँ बन गई है। आज हम भीलवाड़ा से पुर जाते हैं तो हम कब भीलवाड़ा से पुर में पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि बीच में सभी जगह बस्तियां डेवलप हो चुकी, बस्तियां बन चुकी है। तो हमें पुर और भीलवाड़ा में कोई अंतर नज़र नहीं आता है। इधर हम देखें तो हम सांगानेर तक जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ भीलवाड़ा है और कहाँ से सांगानेर शुरू हो रहा।
इधर देखें तो हम भीलवाड़ा से मांडल जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब मांडल पहुँचे, कहाँ भीलवाड़ा ख़त्म हुआ और कहाँ से मांडल शुरू हो रहा है। तो ये क्या है कि बीच में जो वन थे, बीच में जो वृक्ष थे, इन सबको मनुष्य ने नष्ट कर दिया है, उनको काट काट के वहाँ पर कॉलोनियाँ बना दी गई हैं। तो मनुष्य स्वयं ही तो प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहा है। तो बच्चों क्या है, ये जो पेड़ है ये प्रकृति की देन है। पेड़ हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। हमारे द्वारा लगाया गया पेड़ सिर्फ हमें ही लाभ नहीं पहुंचाता है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी वह लाभ पहुंचाता है। यदि हम पेड़ लगा रहे हैं तो क्या वो सिर्फ हमें ही लाभ देगा? नहीं, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ देगा। हवा, पानी, खाने पीने की सामग्री, ईंधन, वस्त्र, जानवरों का चारा, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंगलों से, पेड़ पौधों से, वहीं से तो प्राप्त होते हैं। अन्य कार्यों के लिए भी हमें लकड़ी कहाँ से मिलेगी? पेड़ पौधों से ही मिलती है। तो यही चीज़ें हम धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। पेड़ों पर कई जीव जंतु अपना घर बनाते हैं। सबसे बड़ी बात, आपने देखे होंगे बड़े बड़े पेड़ों पर चिड़िया जो है अपने घोंसले बनाती है ना, और जहाँ वो अपने अंडे देती है उनको सुरक्षित वो रखती है। बड़े बड़े पेड़ों में मनुष्य जो थक कर चल कर आते हैं वो बैठकर विश्राम करते हैं। तो आज हम जब इनको ही काट देंगे तो हम इन सब की कल्पना कैसे कर सकते हैं? हमें ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेगी कि पेड़ के नीचे बैठकर कुछ समय के लिए सुस्ताना, पेड़ों के ऊपर चढ़कर छुपा छुपी खेलना। तो अगर हम इनको नहीं लगाएंगे, इनको काटते जाएंगे तो हमें ये सब देखने को भी नहीं मिलेगा। यदि पेड़ न हो तो हम सब चीज़ों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो हम किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इसके आगे भी हमारा जीवन संभव है या नहीं है। लेकिन क्या मनुष्य इन प्राकृतिक संसाधनों से लाभ लेना ही जानता है? बताइए कि क्या हम सब इन सब जो ये प्राकृतिक संसाधन है इनसे हम सब सिर्फ लाभ लेना ही जानते हैं कि हम सिर्फ ले ही रहे हैं पेड़ों से या वनों से, हमें प्रकृति को कुछ नहीं देना? तो फिर प्रकृति किस प्रकार अपने से लेती है वो हम सब देख रहे हैं। इसके संरक्षण की और सुरक्षा के लिए हमें जागरूक होना होगा। प्रकृति का संरक्षण भी करना होगा और हमें इसकी सुरक्षा के लिए भी जागरूक होना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि हम पेड़ों को बचाना चाहते हैं पर शायद प्रयास नहीं कर रहे। वर्तमान स्थिति को देखकर हमें लगता तो है कि हमें पेड़ों को बचाना, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, लेकिन हम इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए। दूसरों को भी इसके लिए हमें प्रोत्साहित करना है कि आप अपने जन्मदिन पर या आपके घर में कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी खुशी का वातावरण हो तो आसपास कहीं एक पौधा ज़रूर लगाएं, एक पेड़ ज़रूर लगाएं और उसकी पूरी तरह से सुरक्षा करें, उसकी देखभाल करें। तब ही हमारे जीवन में खुशहाली आ सकती है, वरना नहीं। तो आइए अब हम पाठ की कविता का सहस्वर वाचन करते हैं। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छाहें अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाहें अपनी, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी, सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत
बालिका प्रसाद माहेश्वरी हैं वो भी हमें धरती पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना है, नहीं तो इस धरती पर हमारा जीवन असंभव है। पेड़ ही है जो कि हमारी रक्षा कर सकते हैं। इन्हीं पेड़ों के नीचे बैठकर हम अपनी थकान उतारते हैं, इन्हीं से हम विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्राप्त करते हैं। ये हर तरह से सर्दी, गर्मी, वर्षा सभी से हमारी रक्षा करते हैं। इतनी धूप में, बारिश में, सर्दी में ये बाहर मतलब खड़े रहते हैं, डट कर उनका सामना करते हैं, तो हमें इनको नुकसान नहीं पहुंचाना। आइए अब हम इसी कविता को भावार्थ सहित पढ़ते हैं।